हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने और उससे पहले एक टॉपिक कवर किया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। उसमें हमने देखा था कि जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए कुछ चीज़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो वो आधार क्या थे? वो थे सर्वप्रथम सेलुलरिटी या कितनी कोशिकाओं से वो निर्मित हो रहा है, एक कोशिकी है अथवा बहुकोशिकी है। फिर था सीलोम, देहगुआ। देहगुआ क्या है? जो देहभित्ति और आहारनाल के मध्य गुहा होती है और मीजोडर्मल कोशिकाओं से आस्तरित होती है। फिर खंडी भवन, शरीर खंडों में बटा हुआ है वास्तविक रूप से या आभासी रूप से। फिर सम्मिति, यानी कि शरीर को समान भागों में बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता है। और चौथा था भ्रूणीय उद्भवन या भ्रूणिकी का अध्ययन। तो भ्रूणीय उद्भवन में हमने देखा था कि जब डेवलपमेंट होता है तो कोशिकाओं में विभाजन होता है, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, और इसके पश्चात हमें एक गेंद रूपी संरचना कह लें, गोल संरचना, ब्लास्टुला अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं और कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं, और एक पोर जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, कोरकरंध्र मिलता है। उसके आधार पे हमने जंतुओं को, उस कोरकरंध्र के भविष्य के आधार पे हमने जंतुओं को दो समूहों में बांटा था, दो समुदायों में बांटा था, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया। यानी कि ब्लास्टोपोर यदि भविष्य में वयस्क जंतु में मुख में परिवर्तित होता है तो हम उस समुदाय को क्या कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। और यदि ब्लास्टोपोर मुख में परिवर्तित नहीं होता किंतु ये गुदा में परिवर्तित होता है तो उस समुदाय को हमने क्या कहा था? ड्यूट्रोस्टोमिया। अब यहाँ पे हम चूँकि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में अंतर भी हमें देखना है और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करना था, तो हम उनमें एक दूसरे से में उनमें क्या विशेषताएं हैं और एक दूसरे में से उनमें क्या अंतर हैं एक आपस में, उनका अध्ययन यहाँ करते हैं। तो आपको एक ये तुलनात्मक टेबल टाइप चीज़ दे रखी है, एक तरफ हमने प्रोटोस्टोमिया लिख रखा है और दूसरी तरफ हमने ड्यूट्रोस्टोमिया। तो क्या अंतर है? सबसे पहला तो अंतर हम देखते हैं विदलन को लेके या क्लीवेज को लेके। तो प्रोटोस्टोमिया में विदलन जो है वो डिटर्मिनेट टाइप या निर्धारी प्रकार का होता है, अर्थात विकास के प्रारंभ से ही विदलनी कोशिकाओं का जो फेट है या भविष्य है वो निश्चित होता है। दूसरा क्या है? इस गुट में जो विदलन होते हैं वो स्पाइरल प्रकार का होता है। अगर हम बात करें ड्यूट्रोस्टोमिया की, तो ड्यूट्रोस्टोमिया में जो विदलन है वो अनिर्धारी प्रकार का, इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है, यानी कि विकासशील भ्रूण की विदलनी कोशिकाओं का भविष्य अनिश्चित होता है, ये पहले से तय नहीं होता। दूसरे, इन सदस्यों में जो क्लीवेजेस होते हैं या विदलन होते हैं वो आर्य या रेडियल प्रकार का विदलन पाया जाता है। दूसरा जो तुलना हम कर रहे हैं वो ब्लास्टोपोर को लेके, जो मैं आपको संक्षेप में बता चुकी हूँ पहले। प्रोटोस्टोमिया में विकासशील भ्रूण के ब्लास्टोपोर मुख में परिवर्तित हो जाता है, अथवा पहले ब्लास्टोपोर छिद्र क्लोज होता है और फिर उसी स्थान पे या उसके पास मुख का निर्माण होता है। यदि ड्यूट्रोस्टोमिया की बात की जाए तो इनमें विकासशील भ्रूण में मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से काफ़ी दूर होता है। स्वयं ब्लास्टोपोर गुदा छिद्र या एनस में डेवलप होता है या विकसित होता है भविष्य में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एंडोमीजोडर्म का विकास केवल एक कोशिका या सेल, जिसे हम 4D नामक ब्लास्टोमियर कहते हैं, उससे होता है प्रोटोस्टोमिया में। और ड्यूट्रोस्टोमिया में मीजोडर्म का विकास एंटेरोसीलस कैविटी जो है उसके पार्श्वीय शाखाओं द्वारा होता है, अर्थात इसका यहाँ
उद्गम बहुकोशिकीय होता है, यानी कि प्रोटोस्टोमिया में उद्गम कैसा है, एंडोमेसोडर्म का केवल एक कोशिका से, और ड्यूटरोस्टोमिया में बहुत सारी कोशिकाओं से, जो आंत्रगुहिकीय पार्श्वीय शाखाओं द्वारा होता है। अब अगर बात करें देहगुहा या सीलोम की, तो सीलोम, प्रोटोस्टोमिया की बात करें तो सीलोम या क्या होती है, सीलोम जैसा मैं बता चुकी हूँ, देहभित्ति और आहारनाल के मध्य गुहा जो मीसेनकाइम द्वारा मीजोडर्मल कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है। तो प्रोटोस्टोमिया में सीलोम अर्थात देह गुहा का निर्माण शाइजोसीलस प्रकार का होता है, अर्थात मीजोडर्म स्तर के बीच में विभाजन या स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। यदि ड्यूटरोस्टोमिया की बात करें तो सीलोम का निर्माण एंटेरोसीलस प्रकार का होता है, अर्थात इसका उद्गम समखंडी आंत्रगुहिकीय पार्श्वीय शाखाओं के निर्माण के फलस्वरूप होता है। फिर आगे का जो हम तुलनात्मक इसका पॉइंट देखते हैं वो है इनका परिवर्धन और इनके पाए जाने वाला इनमें लार्वा। तो प्रोटोस्टोमिया में स्वतंत्रधारी लार्वा अर्थात वर्णक ट्रोकोफोर के समान होता है, और ड्यूटरोस्टोमिया में इनका स्वतंत्रधारी लार्वा अथवा वर्णक डाइप्ल्यूरुला के समान होता है। इस वर्णक का एक विशेषक है आंत्रगुहिकीय पार्श्वीय शाखाओं की उपस्थिति। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रोटोस्टोमिया में हेलमिन्स, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कुछ अन्य माइनर फाइला आते हैं, अतः इस गुट को एनालिड ग्रुप की संज्ञा दी जाती है। और ड्यूटरोस्टोमिया का जहाँ तक ताल्लुक है या बात है, तो इस गुट में समावेश होता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का, तथा कुछ अन्य संबंधित माइनर फाइला। इस गुट को मोटे तौर पे इकाइनोडर्म ग्रुप कहा जाता है। तो ये था प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया के मध्य पाए जाने वाले अंतर और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि इनके बारे में टिप्पणी लिखी, या तो प्रोटोस्टोमिया अथवा ड्यूटरोस्टोमिया के बारे में, या फिर इनका तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।